हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कवर करा था, जिसमें हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी करा था। अब आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। तो सबसे पहले इस हेडिंग से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस हेडिंग को डिवाइड करें, सबसे पहले हमें अगर कोई टॉपिक समझना होता है तो हमें उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। तो अगर हम इस हेडिंग को देखें तो इस हेडिंग को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, एबनॉर्मल एंड मोलर मास। और हेडिंग को देख के ही मैं समझ रही हूँ कि कहीं ना कुछ हम मोलर मास में एबनॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं। मोलर मास क्या होता है? जब भी हमें कोई मॉलिक्यूल गिवन होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मॉलिक्यूल है CH4, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 1 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट। एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास 12 ग्राम्स और एक हाइड्रोजन का होता है 1, जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 16 ग्राम्स आता है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई और मॉलिक्यूल है, लेट्स से CH3 COOH, अब यहाँ पर क्या होगा? इसमें क्या क्या है आपके पास? 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो जब आप इन्हें ऐड करते हो, यू विल गेट मॉलिक्यूलर वेट फॉर एसिटिक एसिड विच इज 60 ग्राम्स। सो ये तो हो गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। लेकिन यहाँ पर वर्ड एबनॉर्मल साथ में अटैच्ड है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कहीं ना कहीं ये जो हम मॉलिक्यूलर वेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी आएगी। और जब भी हम केमिस्ट्री में एबनॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमारे पास चेंजेस हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो वो चेंजेस हमें कैसे ऑब्जर्व होंगे? हमें वो चेंजेस उन मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व होंगे जिनमें आप कोई इंटरेक्शन देख सकते हो। क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर वेट में कुछ चेंज है तो चेंज का मतलब है कि वहां पर जो हम मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल में या तो कुछ ऐड होगा या उस मॉलिक्यूल से कुछ रिमूव होगा। तो मतलब वो जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन शो कर रहा होगा, जिस वजह से आपके पास उस मॉलिक्यूलर वेट के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम यही एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं। जब आप इस एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल को प्रॉपर इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो इसका जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है ये कुछ इस तरीके से है। तो ये जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, इसी मॉलिक्यूल को अगर आप दूसरे मॉलिक्यूल के साथ देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सामने एक और मॉलिक्यूल ये ड्रॉ कर दिया एसिटिक एसिड का, तो यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व होगा? आपको ऑब्जर्व होगा कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है आपके पास? आपको एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है। तो इस वजह से क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हमने कंसिडर करे थे एसिटिक एसिड के, उसमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है, जिस वजह से वो एक डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। पहले जिस मॉलिक्यूल को हम मोनोमर फॉर्म में स्टडी कर रहे थे, बट एक्चुअल में वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उसमें डाइमराइजेशन होने की वजह से उसके मॉलिक्यूलर वेट में कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है। अब वो मॉलिक्यूलर वेट सिंगल मॉलिक्यूल का हम कंसिडर नहीं करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए कंसिडर करेंगे और आपके इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 120 ग्राम्स। सिमिलरली मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स से A2, और ये मॉलिक्यूल 2 A एटम्स में डिवाइड हो गया। तो जब ये 2 A एटम्स में डिवाइड हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट m था तो अब हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट m/2। तो यहाँ पर भी आपको पहले मॉलिक्यूलर वेट कुछ मिल रहा था, लेकिन अब आपको चेंज मिल रहा है। दिस इज बिकॉज कि हमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस ऑब्जर्व हो रही हैं, या तो वो इन इंटरेक्शंस की वजह से कंबाइन हो रहा है या फिर ब्रेक हो रहा है। और इस कॉम्बिनेशन या फिर डीकॉम्पोजिशन की वजह से हमें एबनॉर्मेलिटी इन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व हो रहा है। आप इसको ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मॉलिक्यूल कंसिडर करा NaCl का। अब आपने इसका 1 मोल कंसिडर करा था, लेकिन जैसे ही आपने इसे वाटर में ऐड करा तो हमारे पास ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, जिसमें हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि हमारे पास 1 मोल तो Na पॉजिटिव आया और 1 मोल Cl नेगेटिव आया। तो इसका मतलब है कि हमें 1 मोल रिएक्टेंट से 2 मोल प्रोडक्ट मिल गए। ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर भी हमें कुछ एबनॉर्मेलिटी दिख रही है कि हमने डाला तो 1 मोल था और हमें मिल गए 2 मोल्स। तो यहाँ पर भी हमें एबनॉर्मेलिटी ऑब्जर्व हो रही है। इन सारी एबनॉर्मेलिटीज को हम कैटेगराइज करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब यहाँ जो ये एबनॉर्मेलिटीज आप स्टडी कर रहे हो, या तो आपका ये मॉलिक्यूल कंप्लीट कंबाइन हो रहा है, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उस सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में वो सारे कंबाइन कर रहे हैं,
या फिर वो सारे के सारे ब्रेक हो रहे हैं। तो उनको स्टडी करना ईजी है कि उसमें हमें जस्ट डबल कर देना है या ट्रिपल कर देना है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो डाइमर फॉर्म कर रहे हैं, ट्राइमर फॉर्म कर रहे हैं या टेट्रामर फॉर्म कर रहे हैं, और उनको उसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देना है डिपेंडिंग अपॉन उसके कितने रिस्पेक्टिव एटम्स की फॉर्मेशन हो रही है एक मॉलिक्यूल से। तो वो चीज़ तो समझ आ जाएगी। लेकिन मान लो कि इसकी कंप्लीट डिकम्पोजिशन या कंप्लीट कॉम्बिनेशन एसोसिएशन आपको ऑब्जर्व ना हो, कि ना तो ये पूरे तरीके से ब्रेक हो रहे हैं, ना ही पूरे तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो उस टाइम पर हम इसकी ये जो मोलर मास में एबनॉर्मेलिटी है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हमारे पास केमिस्ट्री में एक टर्म होती है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अब ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है उसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद वॉन्ट ऑफ फैक्टर। सो वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है आई, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें अगर हमें डिफाइन करना हो वॉन्ट ऑफ फैक्टर को, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज यूज्ड टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यानी यहाँ पर आपको आई फैक्टर से ये पता लगता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो कितने परसेंट तक या कितने एक्सटेंट तक एसोसिएट हुआ है या डिसोसिएट हुआ है, और उसके बेसिस पर आप उसकी एबनॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज में जो चेंज आ रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि अगर उसके मॉलिक्यूलर वेट में चेंज आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा। जो अभी तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करी थी उसमें कुछ ना कुछ हमें चेंज ऑब्जर्व होगा, क्योंकि हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर कर रहे थे। चाहे आप कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसिडर करो, अगर आपने रिलेटिव लोवरिंग कंसिडर करी है विच इज P0 माइनस P अपॉन P0, यहाँ हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कंसिडर करते हैं। अब इस मोल फ्रैक्शन में भी हम मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर करेंगे कैलकुलेट करते हुए। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर कंसिडर करोगे तो पाई इज इक्वल्स टू CRT, जहाँ C हम कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं, और इस कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, जिसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर भी जो ये मोल्स हमने कंसिडर करे हैं इसके लिए भी हम मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर करते हैं। और अगर आप कोई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर करोगे विच इज डेल्टा TB, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? KB इंटू मोलालिटी। अब यहाँ मोलालिटी की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? मोलालिटी इज कैलकुलेटेड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर भी हम मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर कर रहे हैं। और अगर आपने कोई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंसिडर करा तो उसके लिए क्या होता है? KF इंटू M। यहाँ पर भी हमारे पास मोलालिटी आ रही है जिसमें मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर होता है। तो इन सारे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो एबनॉर्मेलिटी शो कर रहा है तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, और वो जो चेंज आ रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई का यूज करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये जो आपके पास वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट रिलेशंस हैं, जिसमें हम या तो मॉलिक्यूलर वेट के रिलेशंस की बात करेंगे, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात करेंगे। तो जब हम मॉलिक्यूलर वेट के रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के मॉलिक्यूलर वेट होंगे, एक नॉर्मल, दूसरा एबनॉर्मल। तो जब आप नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट को एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, यू विल गेट वैल्यू फॉर वॉन्ट ऑफ फैक्टर। सिमिलरली अगर आपके पास ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अभी ऑब्जर्व्ड और कॉलिगेटिव में क्या, कैलकुलेटेड में क्या डिफरेंस होता है? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसको आपने नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर करके फाइंड आउट करा है। बल्कि अगर आप ऑब्जर्व कंसिडर करते हो तो ऑब्जर्व में आप एक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर करते हो। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जब आप उसके वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी, विच मीन्स कि अगर हम अपने नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला में आई को इंक्लूड कर दें तो उससे हमारे पास ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी। और ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कुछ नहीं, हमारी एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है जिसमें हमारे पास वो वैल्यू तब आती है जब हम उसकी एबनॉर्मेलिटी को कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कंसिडर करा है पाई इज इक्वल्स टू CRT, ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन अगर मैंने इसमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंक्लूड करके फॉर्मूला बना दिया ICRT तो यहाँ से हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मान लो आपको इसको आई को इंक्लूड नहीं करना तो आप क्या करो, यहाँ पर जो आप मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर करते हो उस मॉलिक्यूलर वेट में आप, क्योंकि देखो पाई इज इक्वल्स टू CRT में हम कोई मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर करेंगे तो उस मॉलिक्यूलर वेट को हम नॉर्मली नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अब इस नॉर्मल की जगह आप क्या पुट करो? एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल क्या होता है? आपके उसके अंदर जो भी एबनॉर्मलिटी आ रही है एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से,
अगर आपने वो यूज़ कर लिया तो आपने पहले ही उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन कंसिडर कर लिया, जिसमें आपको आई की वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपने पाई इज इक्वल्स टू CRT वाले फॉर्मूला में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर करा तो उससे आपके पास ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आपके पास रिलेशन है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन को कंसिडर करके। एसोसिएशन और डिसोसिएशन के साथ आप कैसे रिलेट करोगे? एक होगा आपके पास एसोसिएट होने के बाद मोल्स, एक होगा पहले, यानी कि आई की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसका मतलब है कि आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है, लेट्स से हमारे पास एक एसोसिएशन रिएक्शन हो रही है, इसमें आपके पास एसोसिएट होने से पहले मोल्स और एसोसिएट होने के बाद मोल्स, दोनों मोल्स को जब आप आपस में डिवाइड करोगे आफ्टर बाय बिफोर, तो उससे आपके पास वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू आएगी। एंड सिमिलर इज फॉर डिसोसिएशन। तो ये तो हो गए हमारे पास रिलेशंस जिनको यूज करके आप वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब इन रिलेशंस को, जो हमारे पास ये रिलेशंस जिनसे हमारे पास आई की वैल्यू आ रही है, इस आई की वैल्यू को हम अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला में कैसे इंक्लूड करेंगे? कुछ नहीं, बस हमारे पास जो भी फॉर्मूला उसको आई से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास अपनी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला आ जाएगा। यानी जितने भी फॉर्मूलाज थे उसमें बस आई को इंक्लूड करना है। सो ये हमारे पास कुछ न्यू रिलेशंस आएंगे जिसमें हमने वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड करा है, और उसके अंदर हमारे पास फिर रिलेशन क्या बन जाएगा? P0 माइनस P अपॉन P0 विच इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो पहले सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के इक्वल होता था, अब उसमें हमने आई को इंक्लूड कर दिया। सिमिलरली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आपका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल्स टू आई KB इंटू एम, और ऐसे ही डेल्टा TF का बन जाएगा आई KF इंटू एम। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर का भी आ जाएगा पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू CRT। सो इस तरीके से वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड करके आप वेरियस ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पर हमें ये आई की वैल्यू इन रिलेशन से फाइंड आउट करनी तो आ गई, बट कभी ऐसे हो सकता है कि आपको इन रिलेशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में गिवन ना हो। सो तब हम आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तब हमें वहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन का आइडिया होना चाहिए कि अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है तो किस एक्सटेंट से एसोसिएट हो रहा है, और उस एक्सटेंट को यूज करके हम आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सिमिलर इज फॉर डिसोसिएशन। सो लेट्स स्टार्ट एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ अ रिएक्शन। जब हमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन आ जाएगा तो हमें आई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी आ जाएगी। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन में हमने एक रिएक्शन कंसिडर करी है जिसमें आपके n मोल्स ऑफ A एसोसिएट करके एक AN मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ एसोसिएशन में क्या होगा? लेट्स से कि हमारे पास इनिशियली यहाँ जो हमने n मोल्स ऑफ A कंसिडर करा है, इसकी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है C, और इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन AN की 0 है, क्योंकि इनिशियली तो हमारे पास सारे के सारे A एटम्स थे जो फर्दर रिएक्ट होके कंबाइन कर रहे हैं। तो अब हम कंसिडर करते हैं कि इसका कुछ पार्ट रिएक्ट हो गया, यानी कुछ पार्ट इसका एसोसिएट हो गया, क्योंकि हमने कंप्लीट एसोसिएशन कंसिडर नहीं करी है। स्टार्टिंग में हम एक पार्शियल एसोसिएशन कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास इसका कुछ पार्ट एसोसिएट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का कुछ पार्ट एसोसिएट होकर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। सो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ से जो अल्फा है वो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? हम यहाँ पर अल्फा यूज कर रहे हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलें कि 40% ऑफ एन एटम कंबाइंस टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। सो 40% ऑफ एटम का क्या मतलब है कि 40% जो हमने एटम की कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करी थी वो आपकी कंबाइन हो रही है एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए, यानी कंप्लीट 100% आपका कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, उसका 40% पार्शियल कॉम्बिनेशन हो रही है। तो ये तो आपका आ गया परसेंटेज में। तो यहाँ 40% आप कैसे कैलकुलेट करते हो? आप 0.4 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास परसेंटेज में आंसर आएगा, क्योंकि ये परसेंटेज तो हम तभी निकालते हैं ना जब हमारे पास हम किसी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, विच मीन्स कि ये हमारे पास है हमारी डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यानी ये है आपके पास 0.4 आपकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, जिसे आप बोल रहे हो कि 0.4 आपका एसोसिएट हो रहा है, इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो यहाँ पर आप इसका कैसे फाइंड आउट करोगे एसोसिएटेड प्रोडक्ट, कि हमारे पास 0.4 एसोसिएट हो रहा है ऑफ एटम, और एटम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.4 इंटू सी विच इज, तो यहाँ पर हम जो ये 0.4 कंसिडर कर रहे हैं इसे अल्फा कंसिडर करेंगे, तो यहाँ हमारा सी अल्फा एसोसिएट हो रहा है। अगर सी अल्फा एसोसिएट हो रहा है तो ये इतना रिड्यूस होगा यहाँ से,
और यहाँ पर हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? अगर n एटम्स के लिए हमारे पास C अल्फा डिसोशिएट हो रहा है तो एक बनाने के लिए हमारे पास C अल्फा बाय n फॉर्म होगा, तो यहाँ हमारे पास C अल्फा बाय n की फॉर्मेशन होगी। तो अब आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में क्या आ गया? यहाँ आएगा आपके पास C माइनस C अल्फा और यहाँ आएगा आपके पास C अल्फा बाय n। तो ये तो थे आपके पास बिफोर एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएशन स्टार्ट होने से पहले आपके पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी, इसकी 0 थी, लेकिन ये आ गया अब आपके पास आफ्टर एसोसिएशन। तो बिफोर एसोसिएशन अगर हम टोटल मोल्स फाइंड आउट करते हैं, अब यहाँ हमने कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करी है तो हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन और मोल्स में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो हम उसकी जगह कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें टोटल आपके पास है बिफोर एसोसिएशन C और आफ्टर C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा बाय n। तो अगर आपको I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच इज बिफोर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय आफ्टर एसोसिएशन के मोल्स, तो यहाँ पर बिफोर क्या हमारे पास C डिवाइडेड बाय आफ्टर क्या हमारे पास 1 माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा बाय n। तो अगर आप यहाँ से C को कॉमन लोगे तो आपके पास यहाँ पर आफ्टर बाय बिफोर होता है, तो हमारे पास इसका रिवर्स बनेगा। रिवर्स क्या आएगा? I इज इक्वल्स टू 1 माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा बाय n डिवाइडेड बाय C, और अगर हम यहाँ से C कॉमन लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, जिसमें आपके पास अल्फा है आपकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन और n है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, कितने पार्टिकल्स आपके एसोसिएट हो रहे हैं। तो ये आ गया आपके पास वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इन केस ऑफ एसोसिएशन। अब आप इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिएक्शन बोल दी कि आपके 3 मोल्स ऑफ A कंबाइन कर रहे हैं और A3 की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ इसने बोला कि अगर हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन कंसिडर करें 100% आपका यहाँ पर एसोसिएशन हो रही है। 100% का मतलब है कि अब यहाँ पर हम अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे? अल्फा इंटू 100 इज इक्वल्स टू परसेंटेज होता है। परसेंटेज है आपके पास 100, तो 100 से 100 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो बस इस फॉर्मूला में हमें अल्फा की वैल्यू 1 पुट करनी है और n की वैल्यू हमें 3 पुट करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 3। तो यहाँ I की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय 3। तो यहाँ से आपके पास I की वैल्यू आएगी 1 बाय 3। सो इस तरीके से आप I की वैल्यू यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर अगर आपको 100% बोला हुआ है तो कुछ नहीं करना, बस 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिसोसिएशन। तो जब हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो डिसोशिएट कर रहा है n नंबर ऑफ एटम्स में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे हमने एसोसिएशन को हैंडल करा ऐसे ही डिसोसिएशन को हैंडल करेंगे। सो लेट्स से हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी इसकी C और इसकी 0, क्योंकि इनिशियली तो हमारे पास सिर्फ एक ही हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा। अगर ये रिएक्टेड है तो इनिशियली रिएक्टेंट्स ही होते हैं हमारे पास। तो जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी, मान लो इसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास C अल्फा रिड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ आपके पास 1 मोल के लिए C अल्फा रिड्यूस हो रहा है, n मोल्स के लिए क्या होगा? NC अल्फा बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास n मोल्स हैं तो यहाँ NC अल्फा की फॉर्मेशन होगी। तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में क्या आएगा? ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास बचेगा C माइनस C अल्फा, तो ये आ जाएगा और ये बचेगा आपके पास NC अल्फा। नाउ दिस इज बिफोर डिसोसिएशन एंड दिस इज आफ्टर डिसोसिएशन। सो I की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम आफ्टर बाय बिफोर करते हैं, तो इसमें आफ्टर है हमारे पास C माइनस C अल्फा प्लस NC अल्फा। यहाँ पर आपके पास C है तो C से C कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय C। तो ये हो गया आपके पास I की वैल्यू। तो यहाँ जब आप कॉमन करोगे C को तो यहाँ आपके पास वैल्यू आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ये हो जाएगा आपके पास वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इन केस ऑफ डिसोसिएशन। सो अब यहाँ पर भी वही जो अल्फा है वो है आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और n है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो यहाँ पर अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दे दिया, NaCl आपका 100% डिसोसिएशन शो कर रहा है। अगर ये 100% डिसोसिएशन शो कर रहा है तो विच मीन्स ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके कितने बन रहे हैं? 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पर I की वैल्यू आएगी 100% डिसोसिएशन का मतलब है अल्फा की वैल्यू 1। सो 1 माइनस 1 प्लस
2 इंटू 1, तो यहाँ से आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसका क्या मतलब है कि I की वैल्यू इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इक्वली होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक और दे दिया Al2SO4 होल थ्राइस, यहाँ पर आपको ये बोला कि ये भी 100% डिसोसिएशन शो कर रहा है। तो अगर ये 100% डिसोसिएशन शो कर रहा है तो यहाँ पर अब आपको ये फॉर्मूला यूज करने की नीड ही नहीं है, आपको बस डायरेक्ट I की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल करनी है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2 एटम्स ये वाले और 3 एटम्स ये वाले, क्योंकि ये एक बनता है हमारे पास, ये कैसे ब्रेक होता है 2Al+3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, यानी हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आएगी 5। तो इस तरीके से आप वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड इन केस ऑफ डिसोसिएशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर I। अब इन वांट ऑफ फैक्टर I और एबनॉर्मल मोलर मास के बेसिस पर आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट दोज एग्जांपल्स वन बाय वन और उसमें देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है। सो एग्जांपल 1.12 में क्या पूछा है हमसे, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड जिसका फॉर्मूला है C6H5COH डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी अगर हम यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, बेंजोइक एसिड की अमाउंट गिवन है और बेंजीन की अमाउंट गिवन है, जिसमें हमें दिख रहा है कि बेंजीन अमाउंट ज़्यादा में है तो ये सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्यूट हो गया। शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन, विच मीन्स आपको यहाँ पर डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, यानी आपको KF की वैल्यू भी गिवन है विच इज 4.9। तो यहाँ हमें डेल्टा TF और KF की वैल्यू गिवन है। What is the percentage association of an acid if it forms dimer in solution? अब इसमें ये बोला है कि आपको परसेंटेज एसोसिएशन फाइंड आउट करनी है, और परसेंटेज एसोसिएशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अल्फा इंटू 100। ये हम परसेंटेज एसोसिएशन फाइंड आउट करते हैं जिसमें अल्फा क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और ये अगर हमारे पास एसिड डाइमर फॉर्मेशन करता है, डाइमर फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट था उसका डबल हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डेल्टा TF के फॉर्मूला को यूज करके एबनॉर्मल मोलर वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास एसोसिएशन का फॉर्मूला था 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, जिसमें हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और I की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन था नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। सो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो इस बेंजोइक एसिड का नॉर्मल हम मॉलिक्यूलर वेट ऐड करके निकालते हैं वो, और एबनॉर्मल हम इस ऑब्जर्व वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में कोई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन होगी तो हम उसको ऑब्जर्व ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटेड तो हमारे पास ये टर्म्स होती हैं, इनको यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपको गिवन होगी वो होगी ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ जब भी आपको एसोसिएशन, डिसोसिएशन या वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपको अनलेस एंड अनटिल कैलकुलेटेड बताया ना जाए आप उसको ऑब्जर्व्ड ही कंसिडर करोगे। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले गिवन क्या क्या है, सो ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। सो अगर हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट तो हम इसके सिर्फ एटम्स के मॉलिक्यूलर वेट को ऐड करके फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 122 ग्राम्स। ये होता है हमारे पास इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। सो अब अगर हमें इसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है तो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, जिसमें M है हमारे पास मोलालिटी। और मोलालिटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब इस मोल्स ऑफ सल्यूट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास। अब यहाँ पर जो हम मोलर मास कंसिडर करेंगे, यहाँ 122 कंसिडर नहीं करेंगे, ये हम कंसिडर करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, जहाँ से हम I की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर हम जब एबनॉर्मल मोलर मास कंसिडर करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मास ऑफ सल्यूट जो हमें गिवन होगा डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का अमाउंट हमें ग्राम्स में गिवन है, सो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे।
सो यहाँ से हम एबनॉर्मल मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें गिवन है 1.62, के एफ की वैल्यू गिवन है 4.9, मास ऑफ सल्यूट की वैल्यू हमें गिवन है 2 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल हमें फाइंड आउट करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम्स इनटू 1000। सो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट वैल्यू फॉर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। सो ये आएगा आपके पास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट विच इज 241.98 ग्राम्स। अब इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट को यूज़ करेंगे और आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आएगी, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट विच इज 122 ग्राम्स डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट विच इज 241.98 ग्राम्स, और जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट वैल्यू फॉर वांट ऑफ फैक्टर आई। सो हमारे पास आई की वैल्यू आएगी 0.504। अब इस आई की वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू आपके पास 2 है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डाइमर फॉर्म हो रहा है। डाइमर का मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल्स आपके इन्वॉल्व होंगे, 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू है 0.504 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय 2। तो यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 0.504 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2, आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 1 माइनस 0.504 विच इज़ 0.496, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 0.992। ये आ गई आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू। और अगर आपको परसेंटेज एसोसिएशन फाइंड आउट करना है वो होता है आपके पास अल्फ़ा मल्टीप्लाई 100 विच इज़ 0.992 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से आपके पास परसेंटेज आएगी 99.2%। ये है आपके पास परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एन एसिड। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट परसेंटेज एसोसिएशन of an acid using want of factor. So this is your example 1.12. Now let's move on to example 1.13. Example 1.13 में क्या पूछा हुआ है, 0.6 ml acetic acid having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. यानी यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या बताया हुआ है, आपको एसिटिक एसिड की अमाउंट बताई हुई है और आपको डेंसिटी बता रखी है। अगर आपने इस एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करा जो कि 1 लीटर ऑफ वाटर है, उसके बाद आपके पास एक सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी और उस सोल्यूशन की आपको डेंसिटी गिवन है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज दिस। यानी यहाँ पर भी आपको क्या गिवन है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू गिवन है। सो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 0.0205 डिग्री सेल्सियस, 0.0205 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर, यानी यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। आई की वैल्यू तो हमें समझ आ गई, बट ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमने एसिड कंसिडर करा है CH3COH, तो ये किस तरीके से आपका डिसोशिएट होगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज Ka आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट, अब यहाँ कोफिशिएंट्स तो 1 है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। सो इन सब की कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करके आप इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर हमें बस प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इक्विलिब्रियम का लेक्चर देख सकते हो, जहां पर हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात बहुत अच्छे से करी हुई है और वहां से आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन। सो हमें ये तो समझ आ गया कि सेकेंड पार्ट ऑफ रिएक्शन में पूछा हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसके लिए हमें इसकी सबकी कॉन्सेंट्रेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे वांट ऑफ फैक्टर पूछा है, यानी आई की वैल्यू वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपको एक ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू गिवन है और आपके पास आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, या तो आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन का फॉर्मूला विच इज नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट को कंसिडर कर सकते हो, या फिर आई का ही दूसरा रिलेशन कंसिडर कर सकते हो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज कर लिया, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
सो उसके लिए हमें कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी होगी, और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो भी गिवन टर्म्स हैं उन्हें यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। सो हमें यहाँ पर एसिटिक एसिड की अमाउंट गिवन है विच इज 0.6 ml, डेंसिटी गिवन है इसकी, फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, जो हमारे पास KF है वो हमने एनसीईआरटी के टेबल से फाइंड आउट करा है फॉर एसिटिक एसिड, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड हमें पता है 60 ग्राम्स होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सो अगर हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज करना है, लेकिन हमें गिवन दोनों की वॉल्यूम है, तो सबसे पहले हमें इसे अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम वाटर को देखते हैं। वाटर की डेंसिटी होती है हमारे पास 1 ग्राम पर ml, यानी यहाँ पर हमारे पास रिलेशन है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी। इस रिलेशन को यूज करके हम वाटर का मास फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ हमारे पास डेंसिटी में यूनिट है ml, और यहाँ हमें वॉल्यूम गिवन है लीटर्स में। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। सो बस इस रिलेशन को यूज करके हम मास फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास मास की वैल्यू क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है 1000 ग्राम्स। सो ये तो हो गया हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर अमाउंट ऑफ एसिड। अमाउंट ऑफ एसिड फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास यही रिलेशन होगा, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी विच इज 1.06। मास हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम हमें गिवन है 0.6 इज इक्वल्स टू 1.06। तो मास की वैल्यू आएगी आपके पास 1.06 इंटू 0.6। यहाँ से आपके पास अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.636 ग्राम, यानी ये तो आ गया आपके पास सल्यूट का अमाउंट, और ये आ गया आपके पास सॉल्वेंट का अमाउंट। तो बस इन दोनों अमाउंट को यूज करके हम मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मोलैलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, मास ऑफ सल्यूट विच इज 0.636 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट विच इज 60 मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विच इज 1000 ग्राम्स, और ग्राम्स में तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन you will get molality is equals to 0.106 मोलल। सो ये आ गया हमारे पास मोलैलिटी। बस इस मोलैलिटी को KF के साथ यूज करना है और डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो डेल्टा TF विच इज कैलकुलेटेड, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, KF 1.86 मल्टीप्लाई 0.0106 विच इज मोलैलिटी, और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज इक्वल टू 0.0197 केल्विन और डिग्री सेल्सियस, एनी यूनिट यू कैन यूज हियर। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गई डेल्टा TF की वैल्यू, और ये जो डेल्टा TF की वैल्यू आई है ये है हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू, और हमारे पास ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो I की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड वैल्यू है हमारे पास 0.0205 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारे पास 0.0197। तो यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट वैल्यू फॉर I एंड दैट इज इक्वल टू 1.041। ये आ जाएगी आपके पास वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट वांट ऑफ फैक्टर यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, जहां पर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इन सारे के सारे कंपोनेंट्स की रिस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशंस होनी चाहिए, और उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेट से हमारे पास इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी C, यहाँ पर इनिशियली ये 0 थे। अब यहाँ पर हमारा इसका कुछ अमाउंट डिसोशिएट हो रहा है। सो यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो अल्फा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो यहाँ आपके पास C अल्फा डिसोशिएट होगा। सिमिलरली यहाँ C अल्फा की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि 1 मोल के लिए C अल्फा डिसोशिएट हो रहा है तो 1 मोल के लिए उतना ही फॉर्म होगा। तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में क्या कॉन्सेंट्रेशंस आएंगी, एसिटिक एसिड की आएगी C माइनस C अल्फा, इसके आयंस की आएगी C अल्फा एंड C अल्फा। सो यहाँ पर हमारे पास I की वैल्यू क्या आएगी, I की वैल्यू आएगी आपके पास C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो यहाँ I की वैल्यू आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा विच इज 1 माइनस 1 प्लस अल्फा।
सो आई की वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास, इस वैल्यू को यूज़ करके आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई है आपके पास 1.041 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा। सो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 0.041। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को यूज़ करके यहाँ आप कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमारे पास मोलैरिटी का आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, विच इज़ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोल्स ऑफ सल्यूट है आपके पास, यहाँ भी आपने फाइंड आउट करे थे ये मोल्स, विच इज़ 0.636 डिवाइडेड बाय 60। वॉल्यूम है आपके पास 1 लीटर और लीटर्स में तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। यहाँ आपके पास मोलारिटी की वैल्यू आएगी 0.0106 मोलर। ये आ गई आपके पास मोलारिटी की वैल्यू विच इज कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ हम रिस्पेक्टिव सारी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद के विच इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रिलेशन है ये, तो के ए की वैल्यू क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन विच इज सी अल्फा। सी अल्फा में सी क्या है आपके पास 0.0106 मल्टीप्लाई अल्फा 0.041। ये आ गई आपके पास CH3CO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली H पॉजिटिव की भी सेम होगी 0.0106 मल्टीप्लाई 0.041 डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो है C माइनस सी अल्फा, जिसे आप C इंटू 1 माइनस अल्फा भी पुट कर सकते हो। तो C है आपके पास 0.0106 इंटू 1 माइनस 0.041। सो यहाँ से हम C कॉमन ले लेंगे विच इज कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कॉमन आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास A की डिलीट होगा क्योंकि ये कॉमन है। तो यहाँ आपके पास Ka की वैल्यू क्या आएगी 0.041 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.0106 divided by 1 minus 0.041. So on solving this equation, you will get value for dissociation constant Ka, जिसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 1.86 into 10 raised to power minus 5। तो आपके पास यहाँ से dissociation constant of an acid आ जाएगा। So इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर concentration और Van't फैक्टर को यूज करके उसके dissociation constant को फाइंड आउट कर सकते हो। So this is your example 1.13. And with this, your topic abnormal molecular weight is also completed along with the completion of chapter solutions. तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी करा, सबसे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सोल्यूशन से स्टार्ट करा था, जिसमें हमने टाइप ऑफ सोल्यूशन और डिफरेंट टर्म्स फॉर एक्सप्रेसिंग सोल्यूशन हमने सीखी थी। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने क्या सीखा था, वी मूव ऑन टू द सॉल्युबिलिटी पार्ट, जहाँ पर हमने सॉलिड्स और गैसेस की सॉल्युबिलिटी के साथ डील करा था लिक्विड सोल्यूशंस के अंदर। देन वी मूव्ड ऑन टूवर्ड्स द वेपर प्रेशर, जहाँ पर हमने लिक्विड सोल्यूशंस के वेपर प्रेशर के साथ डील करा था और समझा था कि हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस में हम कैसे उसके वेपर प्रेशर को स्टडी करेंगे, और रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ हमने उसी लेक्चर में समझा था। देन वी मूव ऑन टूवर्ड्स द टाइप ऑफ सोल्यूशंस विच इज आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, जहाँ पर हमने एजियोट्रॉप की टर्म को भी समझा था। उसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ आए थे, जिसे हमने 2 पार्ट्स में स्टडी करा था, और उन 2 पार्ट्स में हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीखी थी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसके बाद हम आए थे हमारे टॉपिक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट में। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।